सुख और दुख जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। जो कठिनाइयों से घबरा गया है उसने कभी अपने जीवन को संवारा नहीं है, उसने कभी अपने मुकद्दर को सजाया नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। इसलिए मेरा आपसे कहना है, दिल ना उम्मीद तो नहीं, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। रे लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। गम की शाम लंबी हो सकती है मगर शाम ही तो है। इसका मतलब कटना है इसे, इसका मतलब छटना है इसे, कभी ना कभी तो उजाला आना ही है। इसलिए हमें कठिनाइयों से बिल्कुल घबराना नहीं है। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर के हम मुखातिब हैं आज आपसे, आपका दीदार कर रहे हैं, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन कर रहे हैं। आज रूबरू आपको कराएंगे हम अंटार्कटिका महाद्वीप की रोचक जानकारी में आपको जोड़ेंगे। जी हाँ बिल्कुल, अंटार्कटिका महाद्वीप की रोचक जानकारी, यहाँ के रोचक रहस्य, यहाँ के रोचक तथ्य जो आपके जानकारी के लिए तो महत्वपूर्ण होंगे, लगे हाथ या आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कक्षा का कंटेंट का संचालन अब हम आपके सामने करने जा रहे हैं। आइए जुड़िए हमारे साथ। अंटार्कटिका महाद्वीप के महत्वपूर्ण रहस्य में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जी हाँ, अंटार्कटिका महाद्वीप वह महाद्वीप जो पूरी तरीके से निर्जन है, वह महाद्वीप जो पल पल अपनी काया को बदलता है, इसलिए गतिशील महाद्वीप कहलाता है। वह महाद्वीप जिस पर 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ की चादर ओढ़े हुए है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। जी हाँ, निर्जन महाद्वीप कहते हैं, श्वेत महाद्वीप कहते हैं। 1959 के बाद जब यहाँ अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाने लगे, जहाँ विज्ञान को समर्पित चीजें की जाने लगी, तब से इस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। बहुत ही प्यारा सा कंटेंट है, लम्हे आपके साथ जोड़ूंगा, चीज़ों को आप समझ पाएंगे। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बेहतर होने वाला है तथा आपकी सामान्य ज्ञान की जानकारी को भी आगे ले जाने वाला है। जी हाँ, तो सबसे पहली बात अभी हमने आपके सामने की है, हमने बोला है कि यह एक निर्जन महाद्वीप है। जी हाँ, हर पहलू पर बातें होंगी, हम इसे निर्जन महाद्वीप कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर रिसर्चर को छोड़कर, आज की बात कर रहा हूँ, ये तो हम आज की बात कर रहे हैं, प्लूटो साहब बहुत पहले कह गए, 2000 साल पहले प्लूटो जी ये कह के चले गए कि यहाँ पर कभी ना कभी जीवन था, यहाँ मानवीय सभ्यता रहती थी। बहरहाल आज भी इस पर जांच पड़ताल चल रही है। अब देखना यह है कि कब उस रहस्य से पर्दा हटाया जाता है। प्लूटो को कैसे ये बात पता थी, प्लूटो कैसे जानते थे कि यहाँ पर आदमी था, आदमी का जीवन था, और इन तमाम बातों को प्लूटो को कैसे पता था? अगर इतनी बातें पता ही थी तो वो बता के अधूरी बातें क्यों गए? लेकिन जो भी बता के गए वो विज्ञान जगत को आश्चर्यचकित करने वाला था, पूरी मानवीय सभ्यता को हिला देने वाला था। इसीलिए हमारे रिसर्चर, हमारे वैज्ञानिक इस पर शोध करने लगे और लगातार लोग यहाँ जाने का प्रयास करने लगे कि हम कैसे अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचेंगे और वहाँ की आंखों देखा हाल इस मानवीय सभ्यता को, यानी हम आप लोगों को बता पाएंगे। इसी कोशिश में देखना, इस निर्जन महाद्वीप पर लोग जाने का प्रयास करते हैं। तो निर्जन महाद्वीप हमने इसे कहा है, रोचक तथ्य की कड़ी को आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं और सबसे पहले जेम्स कुक साहब जाते हैं। जेम्स कुक साहब इस प्रयास को आगे बढ़ाते हैं। जेम्स कुक या कैप्टन जेम्स कुक इस कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाते हैं, परंतु विफलताएं क्या रहीं इतिहास गवाह है। और ये जाते जरूर हैं परंतु उसके मुख्य भूमि पर नहीं पहुंच पाते हैं। एक भयंकर तूफान इन्हें रोक लेता है। ये जिस आगोश में बढ़ रहे थे, जिस अंटार्कटिका महाद्वीप को देखना चाहते थे, जिसे स्पर्श करना चाहते थे, जिसे प्लूटो 2000 वर्ष पहले कह के जा चुके थे, उस मानवीय गाथा को ये जीना चाहते थे, उस महत्वपूर्ण घटना को ये महसूस करना चाहते थे। आगे बढ़े जा रहे थे जेम्स कुक, लेकिन एक भयंकर तूफान ने इन्हें रोक लिया, जहां से इन्होंने अपनी यान को, यानी अपने नाव को वापस ले लिया, यानी वहां पहुंच नहीं पाए। आपको पता है कि तब इस तरीके की सुविधाएं नहीं थी कि हम हवाई जहाज से वहां का सफर कर लेते। फिलहाल उन्हें वापस लौटना पड़ा। जेम्स कुक साहब मुख्य भूमि तक नहीं पहुंचे, लेकिन दुनिया को एक काम बता गए कि ये बाबा, मैंने वो देख लिया है जो प्लूटो जी कह गए थे, मैंने वो चीज देख ली है, वहां कोई चीज तो है, बहुत बड़ी सफेद सी चादर ओढ़े हुई है, एक पूरी तरीके से हमारी तरीके से एक धरातल है। इतनी बातें अगर वो बता गए हमारी दुनिया को, तो इसीलिए हमारे भूगोलवेत्ताओं ने, हमारे वैज्ञानिकों ने इन्हें
खोजकर्ता के नाम से जाना है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज करने वाले अगर बात आएगी, खोजकर्ता, तो जेम्स कुक साहब इसके खोजकर्ता कहे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहानी अगर आप इसको समझेंगे, एक बेहतर कहानी जैसा मैं जोड़ रहा हूं इसे, जेम्स कुक के बाद देखना यही मामला रुकेगा नहीं। प्रयास इनका था, सफलता किसी और को मिलेगी अब, और वो सफलता किसे मिल जाएगी आगे देखिएगा। यानी जेम्स कुक साहब ने खोजा था जरूर 1820 ईस्वी में फेबियन विलियन शासन नामक व्यक्ति ने, जो कि रूस के थे, फेबियन विलियन शासन, इन्होंने इसकी खोज की और इनकी जहाज का नाम देखिए, यही रोचक जानकारी है। इस जहाज का नाम क्या था? वेस्टाक जहाज। जी हाँ, ये जो कंटेंट चल रहा है यहां आपको रोचक बातें मिलेंगी, इसलिए इसका नाम है रोचक जानकारी। हर महाद्वीप के साथ मैंने ऐसा काम किया है, हर महाद्वीप के साथ आपको रोचक तथ्य जरूर प्रोवाइड कराया है। 1820 ईस्वी में फेबियन विलियन शासन नाम के व्यक्ति ने, वैज्ञानिक ने कह सकते हैं, इन्होंने ये काम किया वेस्टाक जहाज से। इनका प्रयास सफल रहा और ये मुख्य भूमि पर पहुंच जाते हैं, उस विचित्र भूमि पर पहुंच जाते हैं जहां पर 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर है। कितनी? 1.6 किलोमीटर। लीजिए, 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर है, बर्फ की चादर है, जहां का तापमान -158 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अद्भुत बातें। यहां तो आप अगर सोच रहे हैं, ये कल्पना, रोचक जानकारी का कंटेंट आपको बताएगा। अगर आपकी कल्पना है कि मैं अंटार्कटिका महाद्वीप पर काम करने जाऊंगा, मैं भी रिसर्चर्स के साथ मिलकर के उनके काम में काम बटाऊंगा, उनके हाथ से हाथ मिलाऊंगा, तो फिर तो आपको तमाम प्रकार की सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी। फिलहाल ऐसे कोई सामान्य तरीके से हम और आप अगर ये सोच लें कि हम अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाकर के कुछ पैसा अर्जित करेंगे, कुछ काम धाम करेंगे, फिलहाल ये संभव नहीं है। और अगर ऐसा आप सोच रखे हैं, ऐसी सोच आपके अंदर आ चुकी है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपको अपने सारे दांत निकालने पड़ेंगे, आपको अपने सारे दांत निकालने पड़ेंगे, तथा आपको अपेंडिक्स को काट करके पहले ही फेंक देना पड़ेगा। फिलहाल चाहे दांत आपके अच्छे हों या बुरे हों, निकाल के जाना पड़ेगा। जानते क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडक है, आप उसे झेल नहीं पाओगे। ये रोचक बातें हैं। तो -158 डिग्री सेल्सियस का तापमान और 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर वाली ऐसी भूमि की खोज कर दी है जेम्स कुक ने, और पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है फेबियन विलियन शासन, जो कि वेस्टाक नामक जहाज से यहां पहुंच जाता है। भारत के रामचरण दास जी हैं। हम आप इसकी इन तमाम बातों पर पहले भी पर्दा हटा चुके हैं। रामचरण दास जी जो पहले भारतीय थे, रामचरण दास ये कौन थे? पहले भारतीय हैं, पहले भारतीय हैं जो यहां पहुंचे हैं। जी हां, पहले भारतीय जो इस जगह पहुंचे हैं। परंतु देखना, ये मुख्य भूमि पर पहुंचे हैं। ये लोग कहां पहुंचे हैं? मुख्य भूमि पर पहुंच चुके हैं। और ये बेचारे क्या किए थे? खोज किए थे। परंतु अब देखना, यही रुकेगा नहीं मामला। मुख्य भूमि बहुत बड़ा है, लेकिन उसके पोल पर कौन पहुंचेगा? अरे किनारे तो कोई पहुंच गए और मझधार में कौन आएगा? जरा सोचो, ऐसी लाइनें थी। यानी कहने का मतलब, पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस कौन होगा? उस मुख्य बिंदु को, उस लक्ष्य की प्राप्ति कौन करेगा? जिसमें सबसे ज्यादा केयरफुल तरीके से अपने आप को देख रहा होगा। अब देखना, यहां होता क्या? एमंडसेन मुख्य भूमि पर तो पहुंचा ही फेबियन विलियन। एमंडसेन ये पहुंच जाता है दक्षिणी ध्रुव पर। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? एमंडसेन है। और भारत का पहला व्यक्ति इसी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेगा, डॉक्टर हैं, डॉक्टर गिरिराज सिरोही दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय है। पहले भारतीय थे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले डॉक्टर गिरिराज सिरोही। खास बात, हमारे गौरव की बात, उत्तर प्रदेश के निवासी थे, बुलंदशहर के। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के निवासी थे कौन? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। और ये पहले भारतीय हैं जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे हैं। रोचक तथ्य का आंकड़ा चल रहा है, और इसी रोचक तथ्य में मैंने आपसे बोला है, ये कहाँ के निवासी थे? उत्तर प्रदेश के निवासी थे फिलहाल। इसका मतलब आपको थोड़ा सा गौरवान्वित महसूस हुआ होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के निवासी थे और सबसे पहले भारतीय थे जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का काम किए हैं।
जी हाँ, फिलहाल यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही हैं। निर्जल महाद्वीप की कहानी चल रही थी, अब इसकी खोज हो चुकी है, अब लोग यहाँ जाना चालू करेंगे। देखना, लोग यहाँ जा रहे हैं तो इन्हें देखने में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। कुछ लोगों ने देखा कि अच्छा, जब मैं पिछली बार यहाँ आया था, जैसे आज होता नहीं, आप किसी परिवेश में जाते हो, अपने बहुत दिनों बाद आप किसी गांव में जाइए जहां आपके रिश्तेदार वगैरह रहते हो, बहुत दिनों बाद, यानी कई वर्षों बाद जाइए, तो अचानक आपको वहां देखने जाने पर ऐसा लगता है कि ये सब कैसे था, अच्छा एक रास्ता यहाँ था, लेकिन फिलहाल अब ऐसा नहीं है। तमाम चीज़ें आपको परिवर्तित मिलेंगी, तमाम चीज़ें आपको बदली हुई मिलेंगी ना। ऐसी रूपरेखा होगी कि लोग बदले मिल जाएंगे। अरे वो बचपन कहाँ से ढूंढ के लाओगे जो चले गए हैं, तो तमाम चीज़ें बदल जाएंगी ना, बहुत कुछ चीज़ें बदल जाएंगी, तो बदली हुई चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ जो लोग जा रहे हैं उनको देखने में ये मिल रहा है कि यहाँ तो पहले बर्फ था, अब यहाँ जल है। यह महाद्वीप पहले यहाँ कुछ इस कदर था, अब यहाँ कुछ इस कदर है। इसका मतलब ये घट बढ़ जा रहा है। कभी इसका आकार कुछ अलग तरीके का होता है, कभी इसका आकार कुछ अलग तरीके का होता है। इसका कारण जानते क्या है? जलवायु परिवर्तन, भीषण गर्मी, भीषण तापमान की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते हुए स्तर की वजह से यहाँ की बर्फें पिघल जाती हैं, और जब वो बर्फें पिघल जाया करती हैं तो वहाँ जलाशय बन जाएगा। अब आपको महाद्वीप छोटा सा दिखेगा, छोटा का मतलब उसके आकार में परिवर्तन दिखेगा। फिर आप कुछ दिन बाद जाओगे, वहाँ बर्फ जम जाएगी, फिर आपको बड़ा बड़ा दिखेगा। इसका मतलब हुआ कि लोगों के जाने के बाद ये तमाम प्रकार की अवधारणाएं सामने आनी शुरू हुई। भाई जब हम गए ही नहीं थे, हमें जानकारी किस चीज़ की होगी? तब तो हमारे जाने के बाद ही तो हम बता पाए इसकी 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादरें हैं यहाँ पर, नहीं तो हम कैसे बता पाते? नहीं बता पाते। फिलहाल अब ये बता रहे हैं कि ये बदल रहा है रूप, बार बार इसने बदला है अपना रूप, इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा है गतिशील महाद्वीप। गतिशील महाद्वीप, जी हाँ, गतिशील महाद्वीप। 98% हिस्से पर है बर्फ, 98% हिस्से पर बर्फ है, इसीलिए इसे कहा जाता है श्वेत महाद्वीप। इसीलिए इसे कहा जाता है श्वेत महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप, जी हाँ, 98% हिस्से पर बर्फ है, इसीलिए इसे कहा जाता है श्वेत महाद्वीप। यहाँ पर थोड़ा बहुत एरिया है जहाँ पर बर्फ की चादरें आपको नहीं मिलेंगी, वो एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है पामर प्रायद्वीप। पामर प्रायद्वीप पर अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ बर्फ नहीं मिलेगा, बर्फ मिलेगा लेकिन नाम मात्र। पामर प्रायद्वीप ये बर्फीला नहीं है, ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ, बर्फीला नहीं है, इसे याद रखेंगे। और ये चीज़ आपको दिमाग में ये रहेगी कि पामर प्रायद्वीप हमें कहाँ मिला था, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में मिला था। सच बताएं तो अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, और अगर आज ताज़ा जुड़ रहे हैं, नया जुड़ रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए और आपको कुछ चीज़ें विशेष मिलनी चाहिए। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में और कुछ जानने की ज़रूरत है आपको। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें रोचक महाद्वीप की किसी कंटेंट में प्रोवाइड कराऊंगा, नहीं। अंटार्कटिका महाद्वीप संबंधी चीज़ें अंटार्कटिका महाद्वीप जियोग्राफी की प्लेलिस्ट में पड़ चुकी है, आप उसे ज़रूर देखें। इसके बाद इस अंटार्कटिका महाद्वीप की रोचक जानकारी पर आइए, क्योंकि इससे खास चीज़ें वहाँ मिल चुकी हैं और उनसे अलग चीज़ें अब आपको यहाँ मिलेंगी। कुछ अलग इसका दायरा होगा, इसलिए इसे रोचक जानकारी के रूप में मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। जी हाँ, फिलहाल मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उस अंटार्कटिका महाद्वीप के संपूर्ण सिलेबस को देखा होगा, चैप्टर को पढ़ा होगा, उस एपिसोड को आपने देखा होगा। और अगर आपने उसे देखा है, अब आपके सामने रोचक जानकारी चल रही है, इसका मतलब अब आप दोनों मिला करके देखोगे ना, तो फिर एक बहुत बड़ा संपूर्ण ज्ञान आपके सामने हाजिर हो जाएगा। जी हाँ, तो पामर प्रायद्वीप बर्फीला नहीं है। फिलहाल श्वेत महाद्वीप इसे हमने कह लिया है। अब देखिएगा, 1 दिसंबर, डाउट क्लियर करूंगा, ये रोचक बातें हैं, आप जल्दी से कहीं पाएंगे नहीं और किसी बुकों में इस तरीके से उल्लिखित नहीं मिलेगा। 1 दिसंबर 1959 को, 1 दिसंबर 1959 को 12 देशों ने एक समझौता किया, एक संधि की, जिसका नाम था अंटार्कटिका संधि। अंटार्कटिका संधि, ये लीजिए, संधि का मतलब हो गया समझौता। पर्यावरण प्रेमी, जलवायु से प्रेम रखने वाले, ऐसे लोग, ऐसे देश जो जलवायु से प्रेम करते हैं, वो आकर के एक अपना एक क्या करते हैं, समझौता करते हैं, एक संधि करते हैं, और एक संधि पर सब लोग मिलकर के हस्ताक्षर करते हैं और उस पर लिखा होता है कि हम किसी भी तरीके से अंटार्कटिका महाद्वीप के माध्यम से पर्यावरण को दोष नहीं पहुंचाएंगे, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम केवल अंटार्कटिका महाद्वीप, ये किसी का नहीं है, यहाँ कोई रहता नहीं, कोई भी देश इस पर अपना अधिकार नहीं बना सकता है, परंतु हम इस महाद्वीप का केवल उपयोग करेंगे रिसर्च के रूप में, केवल उपयोग करेंगे जीवन को समझने के लिए,
केवल उपयोग करेंगे जलवायु को समझने के लिए, केवल उपयोग करेंगे मौसम विज्ञान को समझने के लिए, केवल उपयोग करेंगे ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए। यानी हम पर्यावरण के प्रेमी हैं, हम पर्यावरण से प्यार करेंगे, हर लोगों को कसम खाते हैं। यानी ये 12 देश जो हस्ताक्षर कर रहे हैं, ये लोग पहले कसम खाते हैं कि भाई देखना, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम किसी भी तरीके से हाल बेहाल हम पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम केवल इस महाद्वीप का शोध के रूप में, अनुसंधान के रूप में, रिसर्च के रूप में काम लेंगे बस। देखिएगा, इसीलिए यानी 12 देश अंटार्कटिका संधि करते हैं, समझौता करते हैं। कब करते हैं? 1 दिसंबर 1959 को। फिलहाल अब देखना इस पर काम क्या होगा। ये समझौता हो चुका है, 12 देशों ने सबसे पहले किया था 1959 में, लेकिन आज की कंडीशन देखोगे तो 48 देशों के हस्ताक्षर हो चुके हैं इस महत्वपूर्ण संधि पर। आज के महत्वपूर्ण हिस्सों में 48 देशों की संधियां, समझौता वाला हस्ताक्षर आपको मिलेगा यहाँ पर। आगे देखिए, अब 1 दिसंबर 1959 को ऐसा काम हुआ, इसीलिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है अंटार्कटिका दिवस के रूप में। अंटार्कटिका दिवस के रूप में, अंटार्कटिका दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा किसे? 1 दिसंबर, जिसे आप सेलिब्रेट करते हैं एड्स दिवस के रूप में। आगे देखिएगा, अंटार्कटिका दिवस इसी दिन होता है फिलहाल 1 दिसंबर को। इसे ही कहा जाता है पर्यावरण प्रेमी दिवस, पर्यावरण प्रेमी दिवस। ये चीज देखिएगा। अब यहाँ तमाम काम होने लगे, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप पर अब तमाम लोग, तमाम देशवासियों ने अपने अपने हस्ताक्षर कर लिए, कस्में खा ली और कहा कि अब हम इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, केवल शोध संस्थान यहाँ स्थापित करेंगे, रिसर्च सेंटर बनाएंगे और उसके माध्यम से तमाम प्रकार की भौगोलिक गतिविधियों को जानने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, इसी उद्देश्य में, इसी कड़ी में हमारे भारत ने भी काम किया है। भारत ने यहाँ पर 1983 ईस्वी में दक्षिण गंगोत्री नाम का अनुसंधान संस्थान बनाया था। दक्षिण गंगोत्री ये क्या है? एक अनुसंधान संस्थान है। कब स्थापित किया था? 1983 में। फिलहाल ये मौसमी कारणों की वजह से, तकनीकी खराबी की वजह से अब फिलहाल बंद है, लेकिन भारत ने दूसरा स्थापित कर दिया इसके बंद होने के बाद 1989 में। उसका नाम क्या है? मैत्री। और भारत ने तीसरा भी स्थापित कर लिया है 2012 में, उसका नाम है भारती। ये भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थान है, जिसके माध्यम से यहाँ की तमाम गतिविधियों को जाना जाएगा, मौसम विज्ञान को समझा जाएगा, तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ों को जाना जाएगा जो भारत के दृष्टिकोण से बेहतर होगा, दुनिया के दृष्टिकोण से बेहतर होगा। तो भारत ने अनुसंधान बनाए, देखिए 3 ऐसे तमाम देशों ने यहाँ अनुसंधान संस्थान बना रखे हैं। तमाम देशों ने यहाँ पर अपने अपने रिसर्च सेंटर खोल रखे हैं। इसीलिए अब देखना, इसी उपनाम की कड़ी में देखना, इसीलिए इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। ये जो महाद्वीप है, हिंद महासागर से, देखना जरा, हिंद महासागर से, अटलांटिक महासागर से और प्रशांत महासागर से, तीनों बड़े बड़े महासागरों से क्या है? घिरा है। यानी ये तीनों महासागर इससे संबंधित हैं। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर से घिरा। इतना काम तो चला सकते हैं आप। ये देखिएगा, क्षेत्रफल के मामले में हमने आपसे बात भी की थी। क्षेत्रफल के मामले में 5वां स्थान रखता है ये। क्षेत्रफल के मामले में 5वां स्थान, जबकि जनसंख्या के मामले में सबसे नीचे है। सबसे नीचे है क्यों? यहाँ कोई आदमी रहता नहीं है, केवल रिसर्चर रहते हैं। बस जो रिसर्च करने वाले हैं, रिसर्चर हैं, केवल वो रहते हैं, जिन्हें यानी कह सकते हैं जो वैज्ञानिक हैं वही यहाँ रहते हैं। वही कुछ समय के लिए यहाँ रहेंगे, फिर वापस आएंगे। ऐसे तमाम प्रकार की कार्य गतिविधि को संचालित करने के लिए लोग यहाँ रहा करते हैं। तो रिसर्चर रहते हैं। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है ये। इस तमाम बाबत जानकारी को आगे बढ़ाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले जाएंगे। ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण खास बातें जो कि पॉइंट वाइज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो यहाँ की रोचक जानकारियों को बहुत ही बेहतर ढंग से आपको समझाने में मदद करेंगी हमारी। देखिएगा जरा, कोशिशें हमारी जारी हैं और आपके साथ साथ ये महत्वपूर्ण तथ्य भी जाएगा। देखिएगा, एक बात है लेम्बार्ट ग्लेशियर की। लेम्बार्ट ग्लेशियर ये क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है लेम्बार्ट ग्लेशियर। देखिएगा, इरेबस नाम की एक ज्वालामुखी है, माउंट इरेबस।
माउंट इरेबस नाम की सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी आपको यहां मिल जाएगी, माउंट इरेबस नाम की सक्रिय ज्वालामुखी। ये चीज़ देखिएगा। अगली बात समझिए, हम बात करें, अगर आप यहाँ घूमना टहलना चाहते हैं, मैंने आपसे पहले भी बता दिया है कि आपको दांत निकलवाने पड़ेंगे और आपको अपने अपेंडिक्स को काट के निकालना पड़ेगा, परंतु एक बात यहाँ समझना, लेकिन आपको यहाँ बार मिल जाएंगे। अगर आपको मज़ा लेना है ना तो आपको यहाँ बार मिलेंगे, बार मिल जाएगा। एक बार है और उसकी संख्या 1 है। आप वहाँ जाकर के आनंद ले सकते हैं। एक मेटालिका बैंड है, मेटालिका बैंड, ये बैंड यानी संगीत पार्टी है। मेटालिका बैंड एक संगीत पार्टी है। इसने सबसे पहले यहाँ ये अपने वादन का काम किया, अपने गाने बजाने का काम सबसे पहले करने वाला कौन था? मेटालिका बैंड। ये वही बैंड है जिसने एक वर्ष में सातों महाद्वीपों पर अपने गाने बजाने का काम किया है, गाने बजाने का काम किया है। कौन से बैंड ने? एक वर्ष में सातों महाद्वीप पर गाने बजाने का काम किया है मेटालिका बैंड ने। ये वही बैंड है जिसने सबसे पहले अंटार्कटिका महाद्वीप पर अपने गीत प्रस्तुत किए, अपने संगीत को प्रस्तुत किया। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ पा रहे? रोचक जानकारियाँ चल रही हैं। अगर आप यहाँ टहल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको एटीएम नहीं मिलेगा, एटीएम भी मिल जाएगा। वेल्स फार्गो बैंक का एटीएम आपको एक यहाँ मिल रहा है, और वो एटीएम कौन सा है? वेल्स फार्गो बैंक का, वेल्स फार्गो बैंक का आपको एटीएम मिलेगा। यहाँ एक आपको मिलेगा रास सागर, जी हाँ, रास सागर मिलेगा। ये है विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र, समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र आपको कहाँ मिलेगा? अंटार्कटिका महाद्वीप में मिलेगा। उसका नाम क्या है? रास सागर है। जी हाँ, अर्जेंटीना देश ने या अर्जेंटीना के लोगों ने, अर्जेंटीना के सरकार ने ये सोचा, एक फैसला लिया कि हम यहाँ किसी एक बच्चे को जन्म दिलाएं जिससे हमारा भी अधिकार यहाँ पर सामने आ जाए। इसलिए उसने काम किया। देखना अर्जेंटीना ने क्या किया था? अर्जेंटीना, देखो पूरा लिखूंगा मैं। अर्जेंटीना ने एक व्यक्ति को भेजा था, एक महिला को भेजा था जो कि गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी। उसने एक बच्चे को जन्म दिया, मार्को पाल्मा, उसका नाम था मार्को पाल्मा। ये घटना कब की थी? 1978 में। ये पहला जन्मा बच्चा है कहाँ पर? पहला जन्मा बच्चा है यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप पर, यानी पृथ्वी के सबसे दक्षिणतम हिस्से पर पैदा होने वाला, हिस्से पर जन्म लेने वाला पृथ्वी के सबसे दक्षिणतम हिस्से पर जन्म लेने वाला पहला बच्चा कौन सा है? 1978 में वो लिया है किसने? मार्को पाल्मा ने। कहाँ का था? अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने एक गर्भवती महिला को यहाँ भेजा था और जिसकी वजह से उस बच्चे का जन्म यहाँ हुआ था। यहाँ तक की बातें आप समझ पा रहे हैं? तो रोचक जानकारी इसी को कहते हैं जिससे कुछ अद्भुत चीज़ें निकल के आती हैं सामने। देखिएगा, आगे हम बात कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ जाना ही जाना है, अगर आपने ये मन बना ही लिया, तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी शेयर करूँगा। आपको यहाँ ध्रुवीय भालू नहीं मिलेंगे। कौन से भालू? ध्रुवीय भालू नहीं मिलेंगे। ध्रुवीय भालू से प्रश्न कई बार एग्जामिनर पूछ भी चुका है। ध्रुवीय भालू की अनुपस्थिति है यहाँ पर। ये आपको आर्कटिक में मिलेंगे, अंटार्कटिका पर नहीं मिलेंगे, चीज़ ध्यान देना। और यहाँ से प्रश्न बनता आया है, ध्रुवीय भालू नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ सांप नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ जानवर मिल जाएंगे आपको, जैसे पेंगुइन मिल जाएगा। पेंगुइन ना उड़ पाने वाली पक्षी है, ना उड़ पाने वाली है ये पेंगुइन आपको मिल जाएगी। यहाँ आपको सील मिलेगी, सील मछली। यहाँ आपको क्रील मिलेगी, क्रील मछली है। ये क्रील मछलियों की एक प्रजाति है और ये झुंड में चलती है। क्रील मछली कैसे चलती है? झुंड में। ये आपको यहाँ मिल जाएगी, सील मिलेगी, क्रील मिलेगी। ये लोग यहाँ पर अपने जीवन का निर्वहन कर लेते हैं, इसलिए यहाँ रहते हैं। और अगर वनस्पतियों की बात करें हम, अगर वनस्पतियों पर आ जाए ना, तो लाइकेन, फर्न और काई की प्रजातियाँ आपको मिलेंगी। लाइकेन, फर्न और काई की प्रजातियाँ आपको मिलेंगी। एक आपको स्टेशन बता दें हम, बोस्टाक स्टेशन है। बोस्टाक स्टेशन दुनिया का सबसे
दुनिया का सबसे कम तापमान वाला, दुनिया का सबसे कम तापमान आपको यहाँ मिलेगा या यहाँ दर्ज किया गया है। दुनिया का सबसे कम तापमान कहाँ दर्ज किया गया था? यहीं पर दर्ज किया गया था, दुनिया का सबसे कम तापमान। और अगर आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ है, स्वच्छंद जीवन, जैसे जानवर जीते हैं। ऐसा नहीं कि आप जानवर की तरीके से व्यवहार करोगे, ऐसा नहीं, या आप संस अपना छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है। जानवर का मतलब यह है, जैसे हम अगर किसी एक जीव, एक किसी प्रजाति को देखें जानवर की, जैसे मैं अगर मान लो सर्प का उदाहरण लेता हूँ, तो सर्प को आपने देखा होगा वो किसी भी प्रकार से कैलेंडर से मुखातिब नहीं है, यानी उनको आज और कल की कोई बहुत महत्वपूर्ण गाथा के बारे में पता नहीं है। हमें चिंता इस बात की है क्योंकि हमें समय का ज्ञान हो चुका है। अगर हमें भी इस बात की जानकारी ना होती, समय की बातें हमारे साथ ना होती कि आज सोमवार, कल मंगलवार, पर इसके बाद आने वाले दिन बुधवार है, अगर हम इस कैलेंडर से दूर दूर तक हमारा सामना ना हुआ होता तो पक्की बात है हम भी जानवरों की तरह स्वच्छंद जीवन का निर्वहन कर रहे होते। जैसे सर्प आया है इस धरा पर, इस धरातल पर स्वच्छंद जीवन का निर्वहन करने आया है, जी के चला जाएगा, लेगा जिंदगी का मजा और निकल जाएगा। उसे हमारी तरह कैलेंडर थोड़ा पता है, आज ये करना, कल वो करना, ऐसा कुछ नहीं है। सर्प के रास्ते में जो आएगा अपनी भूख मिटाने के लिए उसे वो इस्तेमाल करेगा। वो हमारी तरह मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार ऐसे तमाम प्रकार के व्रत को धारण नहीं करेगा, नहीं आज मैं मेढक ही खाऊंगा, फला चीज नहीं खाऊंगा। यानी स्वच्छंद जीवन उनका है, वो ऐसा जिएंगे। और अगर आप इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाते हैं तो यहाँ एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर कोई समय क्षेत्र नहीं है, यानी किसी भी प्रकार की समय क्षेत्र जोन रेखा नहीं बनाई गई है। ये चीज मैं आपको बताना चाहता था, समय क्षेत्र नहीं है यहाँ पर, यानी आप समय से दूर रहेंगे, समय क्षेत्र नहीं है, समय क्षेत्र नहीं है, ध्रुवीय भालू नहीं है। इन सारी बातों पर हमने चर्चा कर ही दिया है पहले, क्लियर है ना? तो कोई समय क्षेत्र नहीं आपको यहाँ मिलेगा। अद्भुत बात और बता दूंगा आपको, ऐसा नहीं है कि ये धन संपदा के मामले में कहीं पीछे, लोग यहाँ रहते नहीं तो किसी प्रकार की औद्योगिक घटना तो होगी नहीं यहाँ पर। हाँ, प्रौद्योगिकी होगी, केवल वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य चल रहे हैं, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप आप इसे कह के आ चुके हैं। यहाँ देखना, यहाँ आपको खदान है मिलेगी आपको चांदी की, यहाँ सोना मिलेगा, चांदी सोना, देखना महत्वपूर्ण धातु मिल रहे हैं, यूरेनियम मिल रहा है, प्लेटिनम है यहाँ पर, प्लेटिनम, परंतु किसी भी चीज की खुदाई नहीं हो रही अभी। तांबा भी है, कोयला भी है, यानी ये पूरी तरीके से खनिज संसाधनों से लैस है, ये भरा हुआ है। फिलहाल वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि अगर हम इसकी खुदाई करते हैं तो इसका प्रतिकूल प्रभाव कहाँ ना दिखाई दे, हमारे अन्य महाद्वीपों पर दिखाई देगा, समस्याएं बढ़ सकती हैं। आप सोच लीजिए, इतनी मोटी अगर बर्फ की चादर है और ये कभी पिघल गई ना, ये कभी बर्फ पिघल गई तो आप सोचिए समुद्र के सतह का तापमान कम से कम 16 फीट जरूर उठ जाएगा, और जिसकी वजह से तली में रहने वाले तमाम देश दुनिया के नक्शे से मिट जाएंगे। तो वैज्ञानिकों को खतरा है, वैज्ञानिक को पता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इस प्रकृति के साथ इस तरीके से छेड़छाड़ करें और प्रकृति हमें यूं ही छेड़ दे, और अगर उसने हमें छेड़ दिया तो समझना फिर आप वापस नहीं आओगे। प्रकृति तो पुनः अपने आप को स्थापित कर लेगी, ये आपको पता है। नेचर में वो क्षमता है कि वो पुनः अपने आप को संतुलन बनाने के लिए अपने आप को पुनः स्थापित कर सकती है, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जाएंगे तो सभ्यता बन जाएंगे और इतिहास के पन्नों में पढ़े जाएंगे, नगरीय सभ्यता हमारी थी, कुछ ऐसा ही बातें हमारे साथ आएगी जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ आई है। ऐसे हमारी भी सभ्यताएं अपनी पहचान कहीं छुपा रही होंगी, कहीं बना रही होंगी। इतनी बातों को आप जान चुके हैं, मुझे पूरा पता है कि मैं आपको बहुत कुछ आज बता पाया हूँ इस अंटार्कटिका महाद्वीप की रोचक जानकारी में, बस इतना ही। और पूरा विश्वास है हमें ये कंटेंट आपको अच्छा लगा और आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। जी हाँ, फिलहाल मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें और बताता चलूँ कि अगर अंटार्कटिका महाद्वीप को आपको पूरी तरीके से समझना है, फिलहाल ये अधूरी बातें हैं, ये रोचक जानकारी की कक्षा थी, इसलिए इसमें रोचक तथ्य भी समाहित हुए हैं। हम आपको बताना ये चाहते हैं कि अगर अंटार्कटिका महाद्वीप को बहुत ही अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं तो आप हमारे जियोग्राफी के प्लेलिस्ट में जाकर के अंटार्कटिका महाद्वीप को पहले देखिए, उसको पढ़िए। अंटार्कटिका महाद्वीप को पढ़ने के बाद आप हमारे रोचक जानकारी के प्लेलिस्ट में आइए और वहां से इस अंटार्कटिका महाद्वीप की रोचक जानकारी को भी उठाइए, फिर दोनों को मिलाकर अपने संपूर्ण ज्ञान को इतना बड़ा बनाइए। अब इतने से इतना बड़ा बनाइए, और जब आप ऐसा कर जाएंगे आप एग्जाम में जाएंगे, मुस्कुराते हुए जाएंगे और मुस्कुराते हुए आएंगे। ये दावा है हमारा, विश्वास करिए, क्योंकि आप तब अपने आप पर कॉन्फिडेंस बना पाएंगे, पूरी तरीके से अपने आप को कॉन्फिडेंस में रख पाएंगे। तो चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।